नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक कैंपस पर। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास पूरा करने के बाद अब हम आए हैं राजस्थान के भूगोल पर। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण था इतिहास और उसके बाद महत्वपूर्ण क्या है, भूगोल। अब भूगोल में दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, भूगोल होता क्या है। भूगोल को अंग्रेजी में कहते हैं जियोग्राफी। अब दोस्तों जितने भी विषय हैं इनकी जो शुरुआत हुई है यह पश्चिम में हुई है या यूरोप में हुई है। तो यूरोप में ग्रीक भाषा के अंदर शब्द था एक ज्योग्राफी। ग्रीक भाषा का शब्द था ज्योग्राफी, जो कि जियो प्लस ग्राफी से मिलके बना था। जियो प्लस ग्राफी से मिलके बना है। जियो शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी के शब्द का अर्थ होता है वर्णन। तो ऐसा विषय जो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का, पृथ्वी पर स्थित चीज़ों का वर्णन करता है, या ऐसा विषय जो पृथ्वी की सतह का वर्णन कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर जो भी चीज़ें उपस्थित है, जैसे पहाड़ है, जैसे कोई नदी है, जैसे कोई जंगल है, तो इन सब का जो विषय वर्णन कर रहा है वो क्या कहलाता है, जियोग्राफी। अब दोस्तों ये जियोग्राफी जो विषय था, इसके पिता किसको कहा जाता है? इसके पिता किसको कहते हैं? हिकैटियस को। यह एक यूरोपियन भाषाविद थे जिन्होंने क्या है, सबसे पहले जियोग्राफी विषय की शुरुआत की थी और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जियोपेरिडस। उसी पुस्तक के अंदर इन्होंने पृथ्वी की सतह का वर्णन किया था। इसलिए हिकैटियस को क्या कहते हैं? इसीलिए हिकैटियस को क्या कहते हैं? हिकैटियस। हिकैटियस को क्या कहते हैं? भूगोल का पिता। भूगोल का पिता। अब दोस्तों ये जो भूगोल शब्द है यह हिंदी का शब्द है, ज्योग्राफी जो है वो इंग्लिश का शब्द है। अब भूगोल शब्द कैसे आया? भूगोल शब्द कैसे आया? प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि थे, प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने ही भू प्लस गोल, उन्होंने भू प्लस गोल विषय की शुरुआत की थी। अब इसमें भू क्या है? पृथ्वी, गोल मतलब गोल। अब दोस्तों प्राचीन काल के अंदर हमारे जो ऋषि मुनि थे, यह क्या है कि दो प्रकार के गोलों का अध्ययन करते थे। दो प्रकार के गोलों का अध्ययन करते थे। आप सब देखिए, अपनी आँख जो है ये क्या है? गोल। और आँख से जो भी चीज़ें हमको दिखाई देती है यह भी क्या होती है? गोल। आप देखो, आप पास की चीज़ें जो देखते हैं वो शायद आपको गोल ना दिखाई देती, लेकिन आप जब दूर देखेंगे, थोड़ा दूर अपनी छत पे जाओ और एकदम अंत तक, जहाँ पर आपको क्षितिज दिखे, जहाँ आसमान और ज़मीन मिले, वहाँ तक देखो तो आपको नज़ारा कैसा दिखाई देगा? आप देखोगे, आप जाके छत पे, वीडियो के बाद में जाके छत पे देखना आपको कैसा दिखाई देगा। तो आपको हमेशा चीज़ें गोल दिखाई देगी, गोल। पास में हमें भले कैसा ही दिखाई दिए, लेकिन जैसे हम दूर की नज़र देखेंगे ना, चीज़ें हमें गोल दिखाई देगी। तो ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि जब यहाँ खड़े होके ऐसे देखते थे तो उन्हें क्या है, सामने नज़ारा कैसा दिखाई देता था? गोल। इसीलिए उन्होंने पृथ्वी को गोल माना और पृथ्वी के अध्ययन को क्या बोला? भूगोल। और दूसरा गोला किसका था? दूसरा गोला आसमान का। आसमान आप छत पे जाके अपने देखोगे तो आसमान आपको कैसा दिखाई देगा? गोल। तो दूसरा जो गोला माना वह क्या माना? खगोल। अब ख शब्द जो है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है संस्कृत में? आसमान। और भूगोल, भू शब्द का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। तो प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने दो विषयों की शुरुआत की थी। एक तो खगोल। खगोल में क्या है? हमारा आकाश, और आकाश में स्थित पिंडों का अध्ययन करते हैं, जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, या तारे हैं, नक्षत्र है। इन सब का अध्ययन किसमें कर रहे थे? खगोल में। जो आसमान का गोला है उसमें जो भी स्थित है वो किसमें? खगोल में। और जो पृथ्वी गोल है उसको क्या कहा? भूगोल। तो प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने भूगोल विषय को
कैसे नाम दिया था यह आपको समझ में आया। अब भूगोल विषय है क्या? पृथ्वी की सतह पर जो कुछ भी स्थित है उसका क्या है? वर्णन करना। पृथ्वी की सतह पर जो भी पहाड़ है, पृथ्वी की सतह पर जो भी नदियां हैं, जो भी झीलें हैं, जो भी जंगल है, उन सब का हमको अध्ययन करना। तो भूगोल विषय के अंदर मुख्य रूप से हमारे प्राकृतिक चीज़ों का क्या है? हमें अध्ययन करना। अब राजस्थान की भूमि पर प्राकृतिक रूप से क्या क्या स्थित है, कौन से भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं, किस प्रकार की नदियां हैं, कौन सी झीलें हैं, कौन से जंगल है, कौन से जानवर हैं, यह सब चीज़ें जो है ना हमें भूगोल में पढ़नी है। अब दोस्तों हम आते हैं, भूगोल शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें को जानने के बारे में ज़रूरी है कि जो भूगोल का अध्ययन होता है यह होता कैसे। कुछ काल्पनिक रेखाएं जो है इनके आधार पर हम भूगोल का अध्ययन करते हैं। तो इन काल्पनिक रेखाओं के बारे में जानते हैं, जैसे अक्षांश है, देशांतर है, यह क्या होता है और इनका महत्व क्या है। दोस्तों जो पृथ्वी का हम अध्ययन करते हैं वो कुछ काल्पनिक रेखाओं के आधार पर हम अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान के बारे में हमें अगर जानना है तो हमें उसके बारे में दो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो होता है अक्षांश और एक होता है देशांतर। अब दोस्तों अक्षांश और देशांतर होता है क्या है? पृथ्वी की सतह पे कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं जिनकी मदद से हम क्या है किसी भी स्थान की स्थिति का ज्ञान करते हैं, किसी भी स्थान की स्थिति का ज्ञान कर सकते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है। अब इस पृथ्वी के ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं। इन काल्पनिक रेखाओं को क्या है हम अक्षांश और देशांतर के नाम से जानते हैं। वो रेखा जो पृथ्वी की सतह से क्षितिज दिशा में खींची जाती है वह तो क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। वह क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। यह जो पृथ्वी की सतह के बराबर, पृथ्वी की सतह के समानांतर खींची जाती है या क्षितिज दिशा में जो रेखाएं खींची जाती है वो कहलाती है अक्षांश रेखा। और पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर या आसमान से ऊपर से नीचे यह रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या होता है? यह जो रेखाएं होती है यह हमें यह ध्यान रखने के लिए काम आती है कि किसी भी स्थान, आप जैसे इस स्थान पर स्थित, आप एक ए स्थान पर बैठे हैं, आपको ए से नीचे जाना है बी पर। मान लिया आप हवाई जहाज में हैं, आपको हवाई जहाज से ए से बी पे जाना है। तो ए से बी पे जाना है तो ए से जब आप ऊपर उड़ेंगे तो आप किधर भी दिशा में जा सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप बी पे पहुंचे हैं? तो बी पे पहुंचने के लिए आपको इस स्थान के अक्षांश और देशांतर मालूम होने चाहिए, जिससे क्या है कि आप सटीक तौर पे एक सही जगह पर आप पहुंचेंगे। तो इस स्थान के अगर आपको अक्षांश और देशांतर मालूम होंगे तो आप वहां पहुंच सकते हैं। अब अक्षांश जो होता है यह क्या है? क्षितिज रेखाएं, काल्पनिक क्षितिज रेखाएं जो दाएं से बाएं या पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की सतह पे खींची जाती है। अक्षांश क्या होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी के सतह के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती है वह क्या कहलाती है? अक्षांश। अब दोस्तों हमें जो है 5 महत्वपूर्ण अक्षांशों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो कौन सा है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा का अर्थ क्या है? दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? आप चांद देखते हैं, आप सूर्य देखते हैं, सूर्य चांद आपको कैसे दिखाई देते हैं? एक वृत्त जैसा दिखाई देता है, एक वृत्त जैसा, लेकिन हकीकत में ये वृत्त जैसे नहीं है, एक गोले जैसा है या एक गेंद जैसा है।
अब इस गेंद के बिल्कुल बीच में से मैं अगर कोई रेखा निकालूं और वो ऐसी रेखा हो जो इस गेंद को क्या है, दो बराबर भागों में बांटती हो। पृथ्वी हमारी क्या है, एक गोले जैसी है, एक गेंद जैसी। अब इस गेंद के बीच में से मैं एक रेखा निकालूं और इस रेखा की सहायता से इस गेंद को दो बराबर भागों में बांट दूं, तो यह रेखा क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा, भूमि के मध्य से निकलने वाली रेखा, या इसे ही क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। अब इस विषुवत रेखा में जो अक्षांश आता है वो क्या आता है, 0 डिग्री। यह आपको ध्यान रखना है, विषुवत रेखा में अक्षांश कितना आता है। अब विषुवत रेखा के ऊपर जो रेखा आती है वह आती है कर्क रेखा, और विषुवत रेखा के नीचे जो आती है वह आती है मकर रेखा। इस कर्क रेखा का अक्षांश जो होता है वो होता है 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर, और जो ये मकर रेखा है इसका जो अक्षांश होता है वो 23.5 डिग्री दक्षिण। आपको ये ध्यान रखना है, यह 5 मानक अक्षांश होते हैं जो हमें ध्यान रखने। इसके बाद ऊपर कर्क रेखा के ऊपर 66.5 डिग्री उत्तर, उत्तर पर कौन सी रेखा आती है, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। और यही दोस्तों 66.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री दक्षिण, दक्षिण कौन सी है, अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। दोस्तों पृथ्वी पर कुछ 5 मानक अक्षांश रेखाएं हैं, कौन कौन सी, एक तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसके ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा, और 66.5 डिग्री पर आर्कटिक रेखा और 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक रेखा। तो यह दोस्तों मानक अक्षांश कहलाते हैं, यह आपको ध्यान रखने। अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, कर्क रेखा, क्योंकि ये कर्क रेखा है जो ये राजस्थान के 2 जिलों को छूती हुई निकलती है, या हम कह सकते हैं कि जो कर्क रेखा जो ये भारत को 2 समान भागों में बांटती है। अब भारत के अंदर जो कर्क रेखा है वो कहाँ से निकलती है, यहाँ से 23.5 डिग्री। अब ये जो कर्क रेखा निकलती है भारत को 2 समान भागों में बांट रही है, और ये राजस्थान के भी 2 जिलों को छूती हुई निकलती है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों देशांतर रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं वो होती है जो ऊपर से नीचे, पृथ्वी को ऊपर से नीचे, दोस्तों यहाँ पर जो है यह बिंदु जो है यह क्या कहलाता है, उत्तरी ध्रुव, और यह क्या कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव। इसका मान क्या होता है, 90 डिग्री उत्तर अक्षांश, और इसका मान क्या होगा, 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो यह बिंदु जो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, इनको मिलाने वाली जो रेखाएं होती है इन्हें अपन क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखाएं होती है इन्हें अपन क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। यह भी दोस्तों पृथ्वी को क्या है, 2 समान भागों में बांटती है। तो आपको यह ध्यान रखना है, किसी भी स्थान के बारे में यदि हमको जानकारी चाहिए, किसी भी स्थान की स्थिति का ज्ञान करना है, तो हमें 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक अक्षांश और देशांतर। अक्षांश क्या होता है, जो पृथ्वी की सतह के समानांतर रेखाएं खींची जाती है या क्षितिज दिशा में जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है। और देशांतर क्या होता है, देशांतर जो ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में जो रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, या जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं हैं, वो क्या कहलाती है, देशांतर।
अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की। राजस्थान का सबसे पहले थोड़ा सा परिचय लेते हैं, उसमें राजस्थान की स्थिति के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ राजस्थान का विस्तार कहां से कहां तक है। राजस्थान का परिचय सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, राजस्थान स्थित कहां पर है। स्थिति अभी दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भूमध्य रेखा है यह पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है। जो भूमध्य रेखा है यह पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है। अब ऊपर के भाग को अपन क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण के भाग को क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे ही दोस्तों एक अपना देशांतर या ग्रीनविच मीन लाइन, यह क्या है, पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो पृथ्वी को भी दो भागों में बांटती है। तो यह भाग क्या कहलाता है, पूर्वी गोलार्ध, और यह भाग क्या कहलाता है, पश्चिमी गोलार्ध। अब दोस्तों यह पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इसमें हमको ये देखना है कि राजस्थान कहाँ पे स्थित है। अब भारत जो है दोस्तों, भारत जो है, भारत की स्थिति कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत की स्थिति कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, मतलब उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो राजस्थान की भी स्थिति कहाँ होगी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। लेकिन दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भारत के किस भाग में स्थित है राजस्थान। राजस्थान जो है भारत के किस भाग में स्थित है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, उत्तरी पश्चिमी भाग। राजस्थान की जो स्थिति है भारत में, भारत देश के अंदर, यह कहाँ पर है, उत्तरी पश्चिम। जबकि अगर पृथ्वी के हिसाब से देखूं तो यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। सवाल ऐसा पूछ लिया जाता है कि राजस्थान कहाँ स्थित है, और चार ऑप्शन आपको दे देंगे, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध या दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। तो ये चार ऑप्शन आपको दे दिए। तो आपको स्पष्ट रखना है कि एक तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, मतलब यहाँ और यहाँ स्थित है। जबकि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, गुजरात और गुजरात के ऊपर और पंजाब के नीचे, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। तो दोस्तों स्थिति के बाद में आते हैं हम राजस्थान के विस्तार पर। राजस्थान कहाँ से कहाँ तक फैला है। दोस्तों राजस्थान का जो विस्तार है इसके बारे में देखते हैं, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है, राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 3,42,239 वर्ग किमी। कितना क्षेत्रफल है, 3,42,239 वर्ग किमी। अब यह जो क्षेत्र है इसका विस्तार, इसका अक्षांश कहाँ से कहाँ तक है और इसका देशांतर कहाँ से कहाँ तक है, वह चीज़ देखते हैं। दोस्तों अगर मैं राजस्थान का नक्शा बनाऊं, अब राजस्थान का नक्शा बनाओ, राजस्थान के विस्तार को समझना चाहूँ तो राजस्थान का सबसे उत्तरी कोना और सबसे दक्षिणी कोना, और राजस्थान का सबसे पश्चिमी कोना और सबसे पूर्वी कोना, इनके मध्य राजस्थान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है यह मुझे देखना है।
तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु वो कौन सा है? कोणा गांव। कोणा गांव यह कहाँ स्थित है? गंगानगर तहसील में, गंगानगर तहसील में या गंगानगर जिले में। और सबसे दक्षिणी बिंदु यह कहाँ है? बोरकुंड में। यह कहाँ स्थित है? बोरकुंड गांव में, जो कुशलगढ़ तहसील में स्थित। और जिला कौन सा आता है? बांसवाड़ा। जिला कौन सा आता है? बांसवाड़ा। अब सबसे पूर्वी कोना, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? सिलान गांव। और दोस्तों यहाँ क्या जो तहसील आती है वो कौन सी आती है? राजा खेड़ा। और ये जिला कौन सा आता है? धौलपुर। और दोस्तों सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वह क्या आता है? कटरा गांव, जो कहाँ स्थित है? सम तहसील में। और यह स्थित कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में। यह कोणा गांव जो है ये गंगानगर तहसील में, यह राजाखेड़ा तहसील में, और यह कुशलगढ़ जो है यह तहसील है। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान का जो विस्तार है वो गंगानगर से बांसवाड़ा, धौलपुर से जैसलमेर। अब इन 4 बिंदुओं को भी हमें ध्यान रखना है, इनके अक्षांश और देशांतर कहाँ वह भी हमें ध्यान रखना है। तो जो बोरकुंड है इसका अक्षांश कितना है? इसका अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट। इसका अक्षांश कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट। और जो अपना सबसे पहले आता था कोणा गांव का जो अक्षांश है वह कितना है? उत्तर। ये ध्यान रखना, उत्तर है। ठीक है, ये कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। ठीक है, बोरकुंड गांव का अक्षांश कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट। और कोणा गांव का अक्षांश कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट। अब जो कटरा गांव है, कटरा गांव का देशांतर कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अब कोणा गांव का देशांतर कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट। और यही सिलान गांव का देशांतर कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। तो राजस्थान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक, और 69 डिग्री 30 डिग्री से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक। यह राजस्थान के देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है। और दोस्तों अब इसमें महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम से पूर्व की लंबाई जो है वह कितनी है? 869 किलोमीटर। आपको ये याद रखनी है कि राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? 869। अब 69 जो है, यह 69 और यह 69, आपको याद रखने में क्या होगा? आसानी होगी। 869 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व तक, और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व इसका देशांतर भी है। तो 69 आपको याद रखने में आसान होगा। और जबकि यह उत्तर से दक्षिण तक यह कितनी है? 826 किलोमीटर। तो राजस्थान का कुल विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, यह आपको स्पष्ट है। उत्तर में कौन सा आता है? कोणा गांव गंगानगर तहसील में, और दक्षिण में कौन सा आता है? बोरकुंड गांव बांसवाड़ा जिले में। और पश्चिमी पूर्वी भाग आता है सिलान गांव में, किस जगह पे? धौलपुर जिले में। और पश्चिमी भाग आता है कटरा गांव जैसलमेर जिले में। दोस्तों यह जो है आपको ध्यान रखना है।
दोस्तों अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें आगे क्या है, हमें राजस्थान के सीमा वर्गीकरण पढ़ना है और राजस्थान में कौन कौन से जिले स्थित है यह पढ़ना है। तो यह जो पढ़ने के लिए आप एक राजस्थान का मैप ले लीजिए, राजस्थान का राजनीतिक मानचित्र, उसमें क्या है सभी जिले क्या है लगाए होंगे। तो आपको क्या है कि राजस्थान के जिलों के बारे में जानने में आसानी होगी। अभी जब हम सीमाएं देखेंगे कि राजस्थान की सीमा कहाँ से कहाँ तक फैली है, कौन सा जिला कहाँ स्थित है, तो यह मैप अगर आपके पास होगा, यह राजस्थान का राजनीतिक मानचित्र आपके पास होगा, तो यह जिलों की स्थिति समझने में, साथ ही साथ इन चीज़ों को याद रखने में भी क्या है आपको मदद करेगा। तो अब आप दोस्तों एक काम करना, आज ही एक राजस्थान का मानचित्र, एक राजस्थान का ऐसा मानचित्र ले लेना जिससे क्या है कि आपको हर जगह पे स्थिति अपनी, हर जगह का स्थान जो है वो स्पष्ट होगा। क्योंकि आपके मैप से जुड़े क्वेश्चंस आते हैं, पूछ लेते हैं कि यह राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, कोणागांव। इस मैप में जब आप लगा के रखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद करने में आसानी होगी, चीज़ें दिमाग में बहुत अच्छे से बैठेगी। तो यह मैप लेके अभी हम इस पर जो जिले मार्क करेंगे वह इस मैप की सहायता से अगर आप करोगे, एक दो बार अभ्यास कर लोगे तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा। तो दोस्तों विस्तार आपको स्पष्ट है। विस्तार के बाद दोस्तों यह आकृति जो आपको दिखाई दे रही है राजस्थान की, यह कैसी आकृति है। सवाल ऐसा पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का जो आकार है कैसा है, राजस्थान की, सवाल ऐसा पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की आकृति कैसी। तो ये आकृति आपको कैसी दिखाई दे रही है, राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज। कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। पतंग जैसा दिखाई दे रहा है, पतंग ऐसी होती है, पतंग ऐसी होती है। तो यह किस प्रकार की आकृति है, विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, अभी मैंने जो क्षेत्रफल बताया था राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किमी क्षेत्रफल। और यह भारत का कितना प्रतिशत है, 10.14% भारत का। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यह लगभग 10% क्षेत्रफल फैला है। आपके सवाल अगर पूछ लिया जाए कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर राजस्थान फैला है, तो 10.41%। तो दोस्तों विस्तार, आकृति और क्षेत्रफल के बाद हम आते हैं राजस्थान के नामकरण पर। राजस्थान के नामकरण पर, राजस्थान का नामकरण कैसा हो। दोस्तों मैंने आपको राजस्थान के एकीकरण वीडियो के अंदर बताया था कि राजस्थान का जो राजस्थान नाम विधिवत अपनाया गया था वो 26 जनवरी 1950 का। लेकिन यह नाम पड़ा कैसे, यह नाम राजस्थान का पड़ा कैसे। तो दोस्तों हुआ क्या था कि 1800 ईस्वी में पहली बार इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का इस्तेमाल किया गया था। 1800 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जॉर्ज थॉमस, उनकी एक पुस्तक थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। उस पुस्तक में पहली बार राजपुताना शब्द का इस्तेमाल किया गया था, राजपुताना शब्द का इस्तेमाल किया गया। कब, 1800 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों आए थे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को घोड़ीवाला बाबा कहते थे या राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर पहली बार राजस्थान शब्द और रायथान शब्द का इस्तेमाल किया था। राजस्थान या रायथान शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद दोस्तों आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इस भूभाग का नाम जो है राजस्थान, तो 26 जनवरी 1950 से हमारा राज्य क्या कहलाने लगा, राजस्थान।
तो दोस्तों राजपूताना शब्द जो था यह सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस सबसे पहले इन्होंने जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का इस्तेमाल किया। फिर कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग किया था और 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम जो है विधिवत अपना लिया गया था। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो नामकरण हुआ था कैसे हुआ था। जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड और सत्यनारायण राव कमेटी। तो दोस्तों यहाँ पर अपने राजस्थान के परिचय के अंदर राजस्थान की स्थिति स्पष्ट होती है, राजस्थान का विस्तार स्पष्ट होता है, साथ ही साथ राजस्थान की आकृति और राजस्थान का क्षेत्रफल, साथ ही साथ राजस्थान का नामकरण। अब दोस्तों हम आते हैं राजस्थान की सीमाओं के वर्गीकरण। सीमा वर्गीकरण, सीमा वर्गीकरण। दोस्तों किसी भी राज्य की जो सीमा है दो प्रकार की होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक अंतर्राज्य सीमा। सीमा दो प्रकार की होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और एक अंतर्राज्य सीमा। राजस्थान की भी जो सीमा है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और अंतर्राज्य सीमा। अब दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था मैप के थ्रू कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान स्थित है और राजस्थान के पश्चिम में देश है पाकिस्तान। तो राजस्थान की दो प्रकार की सीमा आती है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ साझा होती है, जो पाकिस्तान के साथ साझा होती है, और भारत की अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा मतलब भारत के अन्य राज्यों के साथ में जो सीमा बनाई जाती है। तो भारत राजस्थान 5 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इन 5 राज्यों के साथ में दोस्तों राजस्थान जो है अपनी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। अब दोस्तों राजस्थान की जो कुल सीमा की लंबाई है, राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। इसमें से 2 है, एक है 1070 किलोमीटर, यह तो कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय। और बची हुई 4850 किलोमीटर, यह कौन सी हो जाती है? अंतर्राज्य। अंतर्राज्य, ठीक है दोस्तों। तो राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर, जिसमें से 1070 किलोमीटर जो है, 1070 किलोमीटर जो है वह कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और जो 4850 किलोमीटर है यह अंतर्राज्यीय सीमा। मतलब यह 5 जिले जो हैं राजस्थान के साथ में कितनी सीमा बनाते हैं? 4850 किलोमीटर। और पाकिस्तान कितनी बनाता है? 1070 किलोमीटर।
अब दोस्तों हमें यह देखना है कि राजस्थान के कौन कौन से जिले जो है, राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो सीमाएं बनाते हैं किसी दूसरे देश या किसी दूसरे राज्य के साथ। तो राजस्थान के कुल ऐसे 25 जिले हैं। राजस्थान के कुल राजस्थान के कुल 25 जिले हैं जो दूसरे देश या दूसरी राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं। राजस्थान के अंदर कुल 33 जिले हैं, उनमें से 25 जिले जो हैं वो किसी प्रकार की सीमा बनाते हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या वो अंतर्राज्यीय सीमा हो। यह दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से हमारे सीधे सीधे सवाल पूछ ले जाते हैं कि भारत की राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कौन कौन से हैं, या कौन सा जिला सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, कौन सा जिला सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, आप मैप ले लीजिए, मैप में ये चीज़ें समझने में बहुत आपको आसानी होगी। दोस्तों राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर स्थित 4 जिले हैं, कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यह कहाँ से कहाँ स्थित है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, यह 4 जिले जो हैं यह सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और चौथा कौन सा आ जाता है? बाड़मेर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले स्थित है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब इनकी लंबाई कितनी है? गंगानगर 210 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। बीकानेर बनाता है सबसे छोटी 168 किलोमीटर, और जैसलमेर बनाता है सबसे लंबी 464 किलोमीटर, और बाड़मेर बनाता है 210 किलोमीटर, 228 किलोमीटर, 28 किलोमीटर। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं, कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब दोस्तों आपको 2 बातें इसमें से ध्यान रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल कितनी है? 1070 किलोमीटर। गंगानगर जो शहर है यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक, या गंगानगर जिले का मुख्यालय जो है यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक है। शहर जो है सबसे नज़दीक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के। और बीकानेर जो है यह जिला सबसे छोटी सीमा बनाता है, सबसे छोटी सीमा, ठीक है। और ये सबसे दूर है, यह जिला मुख्यालय जो है यह सबसे दूर स्थित है। बीकानेर शहर और बीकानेर जिला मुख्यालय जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर स्थित है, जबकि सबसे नज़दीक कौन स्थित है? गंगानगर। अब जैसलमेर जो है सबसे लंबी सीमा बनाता है, सबसे लंबी सीमा बनाता है। अब दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका एक नाम भी है। हुआ क्या था कि 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य एक रेखा का निर्धारण किया गया था, या बॉर्डर का निर्धारण किया गया था। इस बॉर्डर का नाम क्या दिया जाता है? रेड क्लिफ रेखा। इसको क्या नाम दिया जाता है? रेड क्लिफ रेखा।
रेखा। हुआ क्या था दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तब एक रेड क्लिफ सीमा आयोग का गठन किया गया था, जिसने भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किया था। तो इसी रेड क्लिफ सीमा आयोग ने 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य एक रेखा खींची थी, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों सवाल ऐसा पूछ लिया जाता है, भारत पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसका क्या नाम है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा। अब भारत और बांग्लादेश के मध्य जो रेखा है, सीमा रेखा है, उसका भी नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। तो राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, और इनकी लंबाई यहाँ पे स्पष्ट हो गई। अब दोस्तों आप इनको मैप में मार्क करना और एक बार अच्छे से अपने दिमाग में यहाँ बैठाना, ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों पाकिस्तान के जो है 2 प्रांत जो है, पाकिस्तान के 2 प्रांत जो है वह राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। एक तो पंजाब प्रांत जो इस जगह पे स्थित है और दूसरा है सिंध प्रांत जो इस जगह पे स्थित है। तो पाकिस्तान के 9 जिले जो है, पाकिस्तान के 9 जिले जो है वह राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। पंजाब प्रांत के 3, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। यह 3 जिले जो है राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। इनकी स्थिति कहाँ पर है, यहाँ पर बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। इसके बाद दोस्तों सिंध प्रांत के 6 जिले हैं। सिंध प्रांत के कौन कौन से जिले, घोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। सिंध प्रांत के कितने जिले हैं, 6 जिले, घोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। तो दोस्तों पाकिस्तान के 9 जिले जो है वह भारत के साथ में सीमा बनाते हैं। अब दोस्तों आपको यह बात ध्यान रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल कितनी है, 1070 किलोमीटर, और 1070 किलोमीटर के अंदर राजस्थान के 4 जिले आते हैं, पाकिस्तान के कितने आते हैं, 9 जिले। अब इन 4 जिलों में सबसे लंबी सीमा जो बनाता है वो बनाता है जैसलमेर, 464 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है, बीकानेर, 168 किलोमीटर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कल हम आगे का सीमा वर्गीकरण, अंतर्राज्यीय सीमा देखेंगे। कल दोस्तों आप राजस्थान का मैप आराम से देखिए, उसमें कौन कौन से जिले हैं वो अपने आप से मार्क कीजिए। कल मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको सारे जिलों का मार्क कराऊंगा और सारे जिलों को याद भी करवाऊंगा। उसके बाद आपका राजस्थान भूगोल जो है वो एकदम आसान हो जाएगा। तो आपको मेरे साथ में थोड़ी सी मैप पर अभ्यास करना होगा। एक मैप लीजिए राजस्थान का, उन जिलों को मार्क कीजिए और दिमाग में बिठाइए कि कहाँ कौन सा जिला है। आपके ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं तो आपको ये करना जो है बहुत महत्वपूर्ण। और एक बार आप कर लें, यह ऐसा अभ्यास है जो 2-3 बार आप कर लेंगे, आप दिमाग में बिठा लेंगे, उसके बाद आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो राजस्थान का मैप लेके उस पर जिले मार्क कीजिए और 1, 2, 3 बार उसको देखिए। और अब जो भी आगे जिले हम अंतर्राज्यीय सीमा जो हम करेंगे उसमें जो भी जिले मार्क करेंगे वो साथ में मार्क करते हुए चलना। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।